Very good evening to all of you. Am I clearly audible to all of you? Yes, sir. Just wait. Good Good evening, good evening. Am I clearly audible to all of you? हाँ जी. Okay, before starting class, I would like to suggest one book to all of you. एक किताब मैं सजेस्ट करूंगा आप लोगों को जो लोग एकदम से नए हैं और जो लोग प्रिपरेशन में आ गए हैं और वो दिल्ली का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, हरियाणा दे चुके हैं जो लोग, या दोबारा से अभी आएगा एग्ज़ाम, यूपी देंगे, एमपी देंगे. तो एक्चुअली आप लोग करते होंगे कि आप लोग हर स्टेट का पेपर खरीदते होंगे. क्यों? क्या करते हैं आप लोग? सर हर स्टेट का क्वेश्चन पेपर आप सोचते होंगे कि अरे इस हरियाणा में क्या आता है, एमपी में क्या आता है, तो मुझे हर स्टेट का क्वेश्चन पेपर खरीदना पड़ता है. क्यों? ऐसा करते नहीं करते हैं आप लोग? यस सर तो ये जो तरीका है कि हर स्टेट का पेपर खरीदने में आपको पैसा भी बर्बाद करना पड़ता है काफ़ी. ठीक है. और अपडेटेड हर बार लेना पड़ेगा आपको. जैसे कि अगर 2018 में आपने एग्जाम दिया तो 18 तक आपके पास मिल गया और उसके बाद फिर 19 जब आएगा तो 19 का क्वेश्चन पेपर खोजना पड़ेगा आपको. तो एक बुक आई है, आई वुड लाइक टू सजेस्ट. एक बुक है जो कि मैं अगर आपको बताऊं तो वो बुक आप लोग अभी ले लेंगे जो लोग एकदम नए हैं. ठीक है. वो इस बुक को अभी ये 2022 का एडिशन है. प्लीज़ नज़र डालिएगा. हाँ जी. आप लोगों को दिख रहा है ये? पढ़ने में आपको नहीं आ रहा यस होगा. सर पढ़ने में शायद नहीं आ रहा होगा ये. sir. आ रहा यस है? सर, आ रहा है सर. क्या पढ़ने में आ रहा है? पढ़ के बताइएगा इसका. यस सर. इसका नाम क्या है? जुडिशियल सर्विस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन सिंगल्स. अ, सिंगल हाँ. सॉल्व पेपर फॉर जुडिशियल सर्विसेज 17th एडिशन सर. ओके, ये 17th एडिशन है. अब इसमें खासियत क्या है इस बुक में? क्योंकि ये बुक मेरी बहुत ही एक तरीके की समझिए कि जितने भी मैंने मेंस लिखे थे, एग्ज़ाम दिए थे, तो मुझे ये समझ में आया कि एक मेंटली आप प्रिपेयर होते हैं. जैसे आपको किसी ने बता दिया कि जैसे हरियाणा का अगर आप प्री दे रहे हैं तो दिल्ली का, हरियाणा का, बिहार का, इन तीनों स्टेट को आपको इनके क्वेश्चंस का जो फ्रेमिंग का तरीका है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा. ठीक है. हाँ सुमित, आपके पास 16th एडिशन है लेकिन अभी बहुत सारे एग्जाम हो गए हैं ना बीच में, तो कुछ और जुड़ गए हैं, तो आप अगर आप रहने दीजिए. लेकिन जो नए लोग हैं वो ये एडिशन जरूर लें. ठीक है. क्वेश्चन पेपर को अपने स्टेट वाइज, जैसे कि मैं आपको कुछ चीज़ें और बता देता हूँ अभी क्लास स्टार्ट करने से पहले. नोट कर लीजिए. एक पेपर पैटर्न जो है वो पेपर बनाने का तरीका है. दो तरीके हैं पेपर बनाने के. एक क्या है? एक तरीका है कि पेपर थोड़ा एनालिटिकल पेपर बनाया जाए, एग्जॉस्टिव पेपर बनाया जाए और काफ़ी लेंथी पेपर बनाया जाए. जो लेंथी क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, लेंथी क्वेश्चन हमेशा सरल होते हैं क्योंकि वो कैसे होते हैं, उनमें इंग्लिश ज़्यादा इस्तेमाल होती है अगर वो हिंदी में नहीं है तो. और उसको एक तरीके से अगर आप कॉम्प्रिहेंड करना चाहें तो यू कैन नॉट कॉम्प्रिहेंड दैट क्वेश्चन विद इन अ टाइम. क्या नहीं कर सकते आप? उसको समझ नहीं पाते हैं. कॉम्प्रिहेंशन जैसा पेपर होता है और कॉम्प्रिहेंशन को समझने के लिए टाइम चाहिए होता है. बट अगर दिल्ली की बात करें तो 2 घंटे में अगर आपको कह दिया जाए कि 150 क्वेश्चन सॉल्व करने, तो आपके लिए मुश्किल पड़ जाएगा. और आप उसकी लैंग्वेज से परिचित नहीं होते हैं. ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आ जाते हैं जिनका मतलब आपको नहीं पता होता है और आप उसको समझ नहीं पाते और गलतियां कर देते हैं. तो ये जो कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं दिल्ली, हरियाणा और बिहार, इन तीन जगहों पर आपको बेयर एक्ट के ऊपर कमांड होनी चाहिए आपको. और आप समझिए कि बेयर एक्ट आपको अच्छे से प्रोविजंस पढ़ना, उनके इसेंशियल्स को देखना और उसको समझना वो बहुत जरूरी है. क्योंकि वो क्या करते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं तो सीधा क्लॉज का क्लॉज उठा लेते हैं और अगर किसी सेक्शन में 5 क्लॉज दिए गए हैं तो 3 क्लॉज लिख करके विच इज़ नॉट करेक्ट, इस तरीके से फॉर्मेशन कर लेते हैं. ठीक है. तो आपको बेयर एक्ट अगर आपने पढ़ी है, जैसे सारे लिमिटेशन, और कुछ लोग होंगे ऐसे जो सोचते होंगे सर सारे लिमिटेशन के केस तो सर याद ही नहीं रहते हैं, पता नहीं कौन सा केस आता है. क्यों प्रवीण? Yes, sir. तो सारे लिमिटेशन जो बाकी के सेंट्रल लॉज होते हैं ना, माइनर सेंट्रल लॉज, उनमें आप जजमेंट नहीं कवर कर सकते. लेकिन बेयर एक्ट की लैंग्वेज को अच्छे से समझ करके और वहां जाकर के कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा. ठीक है. तो इसका मतलब क्या पता चला कि हमें उन माइनर जो लॉज हैं, जो कि माइनर का मतलब सेंट्रल माइनर लॉज,
जिनको आपको क्या करना है, बेयर एक्ट को अच्छे से 1 से 2 बार 3 बार आपको गो थ्रू करना बहुत जरूरी है। मेरी बात समझ रहे हैं प्रियंका? यस सर। जैसे अगर मैं कह दूं कि एसआरए या लिमिटेशन है, अगर एसआरए है तो एसआरए में इतने कम सेक्शन है, क्या है, लेटे लेटे आप क्या करिए, ऊपर से 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरा का पूरा बैरेक्ट एक बार गो थ्रू करिए, फिर से लेटे लेटे गो थ्रू करिए, 2-3 बार गो थ्रू करिए, एक अपना ओवरव्यू तैयार करिए। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनसे बैरेक्ट कभी खत्म नहीं होता होगा, ऐसे होंगे कुछ लोग। क्यों? आप लोग उठाते होंगे बैरेक्ट तो कभी खत्म नहीं कर पाते होंगे बैरेक्ट को। तो बैरेक्ट में सबसे जो ये माइनर के बारे में बताया कि माइनर जितने भी एक्ट हैं इनको आप एक बार पहले पढ़िए, वर्ड टू वर्ड पढ़िए कि किस क्लॉज में क्या दिया गया है, किस क्लॉज में क्या दिया गया है। उसके बाद जब पूरा पढ़ लेंगे ना तो आपको पता चलेगा, अच्छा इसमें सेक्शन 6 इंपॉर्टेंट है, 14 इंपॉर्टेंट है, 19 इंपॉर्टेंट है और कुछ 10-12 सेक्शन ही इंपॉर्टेंट है। इज इट क्लियर? तो पहला काम, ये जो क्वेश्चन पेपर है अपना पैसा बचाइए और ये वाली सिर्फ एक बुक रखिए, जिससे कि अभी तक 2022 तक ऑल ओवर इंडिया में आपके मुताबिक जितने भी पेपर आपको चाहिए सारे पेपर इसमें इंक्लूडेड हैं। और ये क्या है, ये अलग अलग स्टेट का 200-200 300-300 का खरीदने से अच्छा है इसको लीजिए। इसको लेने के बाद जिस स्टेट को फोकस करना चाहते हैं आप उस स्टेट के क्वेश्चंस को देखिए। उसके बाद अदर स्टेट के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनमें देखिए कि किस स्टेट में जो क्वेश्चन फॉर्मिंग का तरीका बदला है, थोड़ा सा उसको एनालाइज करिए। क्योंकि क्या करते हैं, कभी कभार घुमा देते हैं, जैसे सेक्शन वाइज क्वेश्चन पूछते हैं कभी कभार, फिर वो एकदम से एनालिटिकल क्वेश्चन पूछ देते हैं। ठीक है, तो ये आपको दोनों तरीके से आपको समझना है। चलिए, ये तो तरीका था कुछ किताब का, मैंने बताया आपको। जो लोग दिल्ली दे रहे हैं उनको बहुत कम समय मिला हुआ है, अपनी पूरी स्किल को कोशिश करें कि करीब 2 घंटे डेली इंग्लिश और इंटरनेशनल लीगल अफेयर्स पे देना शुरू कर दें। कितना टाइम? 2 घंटे। मिनिमम 2 घंटे। इंटरनेशनल लीगल अफेयर्स गूगल पर डालकर प्रियंका, इंटरनेशनल लीगल अफेयर्स ऑफ मई, इंटरनेशनल लीगल अफेयर्स ऑफ जून, इंटरनेशनल लीगल अफेयर्स ऑफ, ऐसे ऐसे करके करीब 6 महीने का कम से कम आप क्या करिए, एक बार अच्छे से देख लीजिए कि कोई ऐसी चीज़ है कि जो मेरे जानने लायक है। इज इट क्लियर? Yes, sir. अगर आप नहीं, कोई बुक मिल रही है, कुछ नहीं मिल रहा है, तो कम से कम गूगल पे ही आप ये काम करिए। बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल रहता है, न्यूज़ चैनल, ब्लॉग्स, बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं। ठीक है, इसके बाद इंग्लिश के बारे में बात जहाँ तक करूँ तो सबसे बड़ी गलतियाँ होती हैं किसमें? स्पेलिंग मिस्टेक्स, जो मेरा मानना है। किसमें गलतियाँ होती हैं सुमित? हाँ जी, ये सुमित। Sir, spelling में. सर वो लीगल जीके क्या देयर इज अ बुक, हाउ इज दैट? देखिए, एक्चुअली सुमित कोई तैयारी नहीं है अभी, लीगल अफेयर्स की कोई तैयारी करके नहीं बैठा है सुमित, पता है? वो कुछ भी पूछ सकते हैं, हो सकता है वो स्टेट की राजधानी पूछ दें, बहुत छोटा सिंपल सा सवाल। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो अब छोटा सा क्वेश्चन है, अब उसका अगर आपको नहीं पता है कि मॉस्को है रूस की, तो आप गलत कर देंगे वहां पर। मेरी बात समझ रहे हैं? या प्राइम मिनिस्टर, वैसे ही थोड़ा डायनेमिक तैयारी रखें, मतलब डायनेमिक मीन्स मंथ, पहला चीज काम क्या है कि आप देखिए कि मैं 6 मंथ के लिए आपको तैयार करूंगा, सिर्फ 6 मंथ आप तैयार करिए अपना पीछे का बस, और ऊपर डाल दीजिए इंटरनेशनल लीगल अफेयर्स ओनली। ठीक है, हाँ, अगर आपको कहीं पर मिलता है, जैसे कि आप लोग अगर विजन फॉलो कर रहे हैं या कोई भी मैगजीन फॉलो कर रहे हैं, तो उसमें टिक मार दीजिए पहले ही। क्या करिए? इंटरनेशनल न्यूज पर टिक मार दीजिए और इंटरनेशनल न्यूज को ही खाली पढ़िएगा प्लीज। सही नहीं कर पाएंगे सब कुछ, ठीक है? तो इसलिए बहुत ज्यादा भागने की जरूरत नहीं, 1 महीने में आप लोग कम से कम इंटरनेशनल न्यूज जो है वो सारी देख डालिए। वो स्पोर्ट्स की न्यूज, दिल्ली के एग्जाम में स्पोर्ट्स से भी पूछा जाता है, इसलिए प्लीज आप लोग देखिएगा। विंबलडन, हॉकी, बाकी और बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स हैं जिनके बारे में नॉर्मल आदमी नहीं जानता, जो अदर देन स्पोर्ट्स है। जैसे मैं हूँ, तो मुझसे अगर कोई पूछे कि पोलो कहाँ हुआ है या फीफा कहाँ पर हुआ है, मैं नहीं जानता हूँ, खेलता नहीं हूँ, तो मैं इतना ज़्यादा ध्यान भी नहीं देता हूँ। और ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, कहाँ होने वाला है, कहाँ होगा, या फिर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल की मीटिंग कहाँ हुई, या ऐसे बहुत सारे इंटरनेशनल लीगल इंसिडेंट्स होते रहते हैं जिनके बारे में आपको जानकारी रखनी है, एक बेसिक जानकारी। इज इट क्लियर सुमित? पुराने पेपर्स, जब 19 का पेपर देखोगे तो उससे आइडिया लग जाएगा कि आपको कितना कवर करना है। सब कुछ नहीं 1 महीने में कर पाओगे, मेरी बात मान लीजिए। आप पीडी भी अगर रखे हुए ना 6 महीने की, तो उसमें भी आप टिक कर लीजिए कि इंटरनेशनल अफेयर नाम की ये चीज है और इसको हमें बस देखना है। इज इट क्लियर? तो हर एक पीडी में ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 इंफॉर्मेशन होगी। कितनी होगी प्रियंका? 15 से 20 इंफॉर्मेशन एक मैगजीन में निकलेगी, और उसको 2-3 बार पढ़ लोगे तो हो सकता है कि कहीं पर से आपके 2-3 क्वेश्चन सही निकल जाएं। इज इट क्लियर?
Yes, sir. हाँ, इतना थोड़ा सा प्लीज़ ध्यान रखिएगा। वो स्पेसिफिकली वो लिखते हैं कि इंटरनेशनल लीगल अफेयर्स चाहिए, तो उसमें इधर उधर की बातें वो नहीं पूछते, ठीक ठाक चीज़ें पूछते हैं, ठीक है। न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको थोड़ा सा आपको एज मिलेगा इस बार। इसके बाद अगर हम बात करें कि ये तो हो गया आपका इंटरनेशनल। हाँ, इंग्लिश में मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा जो मेरा मानना है, एक यूपी और बिहार का और हरियाणा के स्टेट के बच्चों का, वो इंग्लिश में स्पेलिंग्स गलत होती हैं, उसके साथ ही फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं। मेरी बात समझ रहे हैं सुमित? क्या है? यस सर। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, जो कि क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, इंग्लिश सीखी हुई इंग्लिश है, पढ़ाई हुई इंग्लिश नहीं है। बहुत कम कॉलेजेस में जो है वो क्या है कि वो बच्चे इंग्लिश मीडियम सब आते हैं। जो लोग इंग्लिश मीडियम है उनको तो बहुत एज मिलेगा, लेकिन जो लोग इंग्लिश मीडियम नहीं है वो लोग क्या है, वो लोग सीख सीख के बोलते हैं। जैसे अगर मैं अपने बारे में कहूँ तो मेरी ग्रामर थोड़ी बहुत मजबूत है, बट मेरी भी इंग्लिश अगर मैं कहूँ तो कहीं ना कहीं लैग कर जाती है, वो स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मुझसे, जैसे मैंने आपको कहा था एक बार, निमोनिया, और उसके बाद एक और वर्ड मैंने बनाया चिकनगुनिया, तो ये क्या था, जीवन में कभी चिकनगुनिया लिखा ही नहीं वर्ड हमने था, तो मुझसे अगर कोई कह दे चिकनगुनिया लिखने के लिए तो मेरी गलती हो जाएगी। क्यों प्रवीण? क्या है? Yes, sir. क्योंकि ये वर्ड कभी हमने अपने लाइफ में नीचे से स्कूल से लेकर के और ऊपर तक कभी हमको ये सब लिखने के लिए किसी ने बताया नहीं, ठीक है ना, इसका कभी प्रैक्टिस किया हमने। तो एकदम से मुझसे कोई चिकनगुनिया लिखने के लिए कहते कि सर व्हाट इज द राइट स्पेलिंग ऑफ चिकनगुनिया, तो देयर मे बी ए कंफ्यूजन। चिकनगुनिया के बारे में बहुत कुछ बता सकता हूँ, दवा बता सकता हूँ, चिकनगुनिया क्या है सब बता सकता हूँ, बट स्पेलिंग मिस्टेक्स ये आपका एक रूट लेवल की प्रॉब्लम होती है, जो कि आपको रूट लेवल पर जाकर सुधारनी पड़ेगी। इज इट क्लियर प्रियंका? मेरी बात समझ रहे हैं आप? Yes, तो ये एक छोटी छोटी चीजें हैं। जैसे मैं आपको अगर बताऊं, इंग्लिश में अगर आपको सुमित सही करना है तो 200 से 250 ऐसी वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स जो हाईली कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं स्पेलिंग्स में, उनको देख करके जाइएगा, ठीक है। कम से कम इतना प्रैक्टिस करके जाइएगा। अगर आपके पास कोई बुक हो, प्रैक्टिस करके जाइए कि ये जो करेक्शन है या ये इस तरीके की मिस्टेक्स हैं, एरर्स हैं, इनको सही करो। देखो, अगर पढ़ के नहीं जाओगे इंग्लिश ना, मैं लिख कर देता हूँ कि पीछे खींच देगा। आप कितना भी लॉ अच्छा करके जाइए, उस 50 नंबर में आपको बहुत पीछे आना पड़ेगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. टाइम आपके पास परफेक्ट है सुमित, किसी के पास टाइम ज़्यादा नहीं है, सबके पास 1 महीना है जो लोग तैयारी कर रहे हैं। ये मत कहना कि मेरे पास बहुत कम टाइम था, किसी के पास कम टाइम नहीं है। जो रेगुलर पढ़ रहा है वो मजबूत है। तुम लोग पढ़ रहे हो, तुम्हारा व्यू क्लियर है, बस तुम्हारा कन्फ्यूजन, जो इल्यूजन है ना, यानी कि सही और गलत के बीच में एक छोटी सी लाइन है, उसको अगर आपने रिवाइज करते समय समझ लिया तो वहाँ पर सही करके आप आ जाएंगे। इज इट क्लियर सुमित? बहुत कुछ पता है तुम्हें, बहुत कुछ पता है, क्योंकि 7 महीने से 5 महीने से लगातार टच में हो पढ़ाई के, ठीक है, जो लोग रेगुलर है। ओके, बहुत लोग ऐसे हैं जो अभी रेगुलर नहीं थे। हाँ हाँ बताइए। हाँ प्रियंका, तो इन्होंने ऐड किया, आर्बिट्रेशन तो था सर, जैसे लिमिटेड लायबिलिटी, पार्टनरशिप, ये कमर्शियल प्रियंका, कोर्ट एंड सर। ये प्रियंका ऐसे एक्ट हैं जिनको आपको क्या करना है, जिनको आपको एक बार गो थ्रू रीडिंग करनी है प्रियंका, ठीक है। क्या करना है? एक बार रीडिंग करनी है इनकी, और रीडिंग करने के बाद देखिए, तुम्हारा जितना व्यू है इतना ही सबका व्यू है प्रियंका। 120 नंबर सिर्फ लाने हैं तुम्हें, पता है कितने लाने हैं? 120. 120 नंबर। और आप ये, हाँ 120 नंबर लाने हैं, और ये समझिए कि वहां पर आपका मेमोरी टेस्ट हो रहा है प्रियंका। क्या टेस्ट हो रहा है? मेमोरी। अगर आपसे पूछा जाए कि पॉक्सो में व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ चाइल्ड, किसको कहेंगे चाइल्ड, तो आप ये बताइए, अभी आपने पॉक्सो नहीं पढ़ा हुआ है तो आप क्या कहेंगे चाइल्ड क्या है? किसे चाइल्ड कहेंगे आप? इज अंडर 18 years of age. अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज। तो हो सकता है प्रियंका चाइल्ड डेफिनेशन पॉक्सो में कुछ अलग हो सकती है कि नहीं हो सकती है? ये व्यू आपके दिमाग में आ सकता है? नहीं हो सकता है ना, क्योंकि ये स्पेशल लॉ क्यों बनाया गया? अगर 18 साल से कम ही था, उसके साथ कुछ होता है तो बहुत सारे अपराध है आईपीसी में, क्यों? यस सर। तो क्यों पॉक्सो की क्या जरूरत है? तो आप जब एक बार गो थ्रू करेंगी ना प्रियंका, तो आपको नई चीजें पता चलेंगी और पहली बार में ही आपके दिमाग पर छाप छोड़ जाएंगी। इज इट क्लियर? यस सर। जब आप उसको पढ़ेंगे तो आप पहली बार में ही पता चल जाएगा, अच्छा यहां पर चाइल्ड का मतलब कुछ और है, और ये मतलब है इसका, हाईलाइट कर दीजिए उसको। एक बार, समय कम है इसलिए आपको अपने कंसंट्रेशन के साथ गो थ्रू करना है एक्ट को। इज इट क्लियर? हाँ जी, Yes, sir. ओके।
तो ये तो रहा। इसके साथ ही कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग कहेंगे कि सर क्या करना है कि करंट जजमेंट और ये सब, तो प्लीज़ दिस इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वन पर्सन। एक आदमी को मैं बोल देता हूँ आज से 2014 से लेकर के और 2015 में जो इम्पोर्टेंट जजमेंट आए हैं प्रियंका, आप एक कागज़ पर लिख करके शेयर करेंगे, ठीक है? सर एक चीज बोलना था हाँ। सर, राहुल स्वामी ने कुछ कुछ भेजा है रीसेंट जजमेंट एक्चुअली वगैरह को, वो मैं प्रियंका पढ़ प्रियंका सकती ऐसा है, मैं बताऊं, उसमें से आप ब्रीफ निकाल लीजिए। हूँ? जी सर। 2000 मैंने आपको एक काम बताया, एक टास्क दिया है, जी 2014 से 15 जो भी लैंडमार्क जजमेंट हैं वो आप शेयर करेंगे, ठीक है? जी सर। 15 से 16 जो लैंडमार्क हैं सुमित शेयर करेंगे, निकाल करके ब्रीफ लिख करके, बस जो हुआ और उसमें क्या हेल्ड हुआ। इज इट क्लियर सुमित? क्लियर सर। 15 से 16। यस सर। कनिका? ओनली सुप्रीम कोर्ट ना सर? हाँ हाँ हाँ, लैंडमार्क, सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क, बस बाकी नहीं, ठीक है? 14 15 15 16 एंड कनिका 16 से 17, कितना हुआ? 14 15 15 16 16 से 17 कनिका लैंडमार्क जजमेंट, ओके सर। ठीक है? प्रवीण ओके 17 से 18, 17 ओके से सर। एंड क्या नाम है तुम्हारा? दिवेंदु 18 से Yes, sir. 18 से 19, ओके सर। 18 से 19। और अगर सृष्टि क्लास में है क्या? यस सर। सृष्टि 18 19 से 20 का आपको शेयर करना है, 19 से 20। और बाकी इसमें अभी कौन बचा हुआ है जिसको मैं और बता सकता हूं कि अंकित 20 से 21, 20 से 21। मिताली 21 से 22। यस ओके तो हाँ, इसमें एक प्रिकॉशंस बताता हूँ मैं आपको। सिर्फ मोस्ट लैंडमार्क जजमेंट 10 जजमेंट्स, एक साल में 10 जजमेंट खाली बस, और ज़्यादा होता है तो 15 बस, नॉट मोर देन 15। कितने कितने? सर 10 to 15, 15, not more than। नॉट मोर देन 15, 15 जजमेंट खाली बस, ठीक है? केस का नाम, जज एंड रेशियो, क्या हेल्ड किया गया जो कि लैंडमार्क था। इज इट क्लियर? हाँ जी। इसके साथ ही अब तक के जो रिसेंट जजमेंट हुए हैं, सॉरी अब तक के रिसेंट को जो अमेंडमेंट हुए हैं, प्लीज 96 तक मैंने आपसे बात की थी, क्यों याद है आप लोगों को? 96 तक मैंने आपसे बात की, मैंने वैसे पढ़ाया तो आपको 104 तक था, लेकिन 96 तक सभी को पता थे, क्यों बताइए? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आप लोगों को समझ में आ रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने पढ़ाया है ये। इसमें अनिकेत कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 96 से लेकर के और प्रेजेंट टाइम तक क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ और क्या जोड़ा गया, हर अमेंडमेंट में कुछ ब्रीफ आपको ऐड करके, जैसे कि 96 अमेंडमेंट के बाद 97th अमेंडमेंट आया तो क्या जुड़ा था? कोऑपरेटिव, क्या जुड़ा था? 43B कोऑपरेटिव सोसाइटी जुड़ी थी। तो ऐसे अनिकेत एक बार ध्यान रखना, आप अपना ब्रीफ तैयार करेंगे कैसे कि 97th अमेंडमेंट इनैक्टेड इन दिस ईयर एंड दीज आर द सम अमेंडमेंट्स मेड, क्या जुड़ा क्या घटा, ये तैयार करना है आपको। अमेंडमेंट कहां से कहां तक? 96 टू टिल नाउ, अब तक कितने अमेंडमेंट? 105। हाँ जी हाँ जी। इसके साथ ही एक काम और है, जो अगर कोई इसमें से मैं देख लेता हूं कि ऐसा कोई है जो उर्वेश, यस सर। विंटर सेशन में जो बिल आए हैं, जो पास हुए हैं और जो इस कमेटी को दिए गए हैं, वो बिल और उसकी जानकारी, अभी जो विंटर सेशन गया है जो, ठीक है, रिसेंट 2022 में ओके सर। अभी विंटर सेशन गया जो, इसमें कुछ बिल इंट्रोड्यूस हुए, कुछ पास हुए, कुछ कहां चले गए? सेलेक्ट कमेटी के पास भेजे गए हैं, उनको पास नहीं किया गया। तो एक बार एक ब्रीफ तैयार करना विंटर सेशन में कि ये बिल आए और इन बिल में ये चीजें हुई और इन चीजों में ये बिल पास हुआ, ये बिल नहीं ड्राफ्ट नहीं करना है, कुछ ड्राफ्ट नहीं करना है, जानकारी है, ये एक
इंफॉर्मेशन है करंट की। सुमित, सुमित क्या है, आप अपने कागज पर लिख के शेयर कर दे, अच्छी सुसंगत राइटिंग में, टाइप वाइप नहीं करना है कुछ। सुमित नहीं सर, जैसे ड्राफ्ट बिल्स होते हैं ना जो कमेंट से इनवाइट करते हैं, वो तो फिर नहीं नहीं नहीं, वो होगा। कुछ नहीं है। सिर्फ एक चीज, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि अभी जो बिल आए हुए थे, एग्रीकल्चरल बिल रिपील हुए, क्यों उर्वेश? यस सर। विंटर सेशन में एग्रीकल्चरल बिल रिपीलमेंट का जो है बिल आया था, रिपील किया गया, तो उनके नाम कम से कम कि ये दीज बिल्स वर रिपील्ड इन विंटर सेशन। नाम अगर पूछ दिया जाए तो आप नाम नहीं बता पाएंगे तीनों के। अभी पता है कि उनके तीनों के नाम क्या थे? तो ऐसे ही कुछ बिल विंटर सेशन में इंट्रोड्यूस हुए, कुछ क्या हुए जिनको पास कर दिया गया, और कुछ को क्या किया गया स्टैंडिंग। जैसे कि अगर 21 साल से 21 की एज में शादी की जाएगी, ये बिल क्या किया गया है, स्टैंडिंग कमेटी को दिया गया है, रेफर किया गया है। क्यों? पास नहीं हुआ था ना सुमित, ये बिल पास नहीं हुआ ना। ये सर कौन सा बिल? शादी की एज 21 साल की जाए, यस सर, अभी यस ये सर। पास नहीं हुआ है ना बिल। ये किसके लिए गया है? नहीं सर, अभी वो उस कमेटी के पास कमेटी गया। के पास गया। तो ऐसे कुछ बिल, ये आप अगर थोड़ा सा सर्च करेंगे ऑलवेज, तो आर्टिकल्स मिल जाएंगे, बहुत कुछ मिल जाएगा पूरे के पूरे टॉपिक पे ही, ठीक है। और अपने हैंड रिटन नोट से, हैंड रिटन ही साफ सुथरा शेयर कर देंगे, जिससे ये होगा कि दूसरा पढ़ ले, समझ जाए। इज इट क्लियर? Yes, sir. हाँ जी, ये चीज़ हो गई। इसके साथ ही ये तो हो गया। बाकी का आपको मैंने कहा, इंटरनेशनल लीगल अफेयर्स आप अपनी जो भी मैगजीन फॉलो कर रहे हैं, मेरे मुताबिक अगर आप 6 महीने की पीडी को एक बार पलट देंगे और टिक मार के देख लेंगे कि इसमें से ये इंटरनेशनल अफेयर है, उतना इनफ है। उससे ज़्यादा आप मत भटकिएगा। कम टू द लॉ। ओके, लॉ में सबसे पहला काम है अपना कंटेंट रिवाइज करना। क्या करना? अपना कंटेंट। करना। कॉन्स्टिट्यूशन का आपका बेस्ट कंटेंट है। सबसे पहले अपने कंटेंट को रिवाइज करके दूसरे कंटेंट पर तब जाना। आपने बहुत अच्छे सब्जेक्ट पढ़ रखे हैं, जैसे कि मैं अगर बात करूं तो कॉन्स्टिट्यूशन, सीपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, आईपीसी। तो जो टॉपिक छूटे हुए हैं ना, उनसे हो सकता है एक आध क्वेश्चन हट जाए तो हट जाए, बाकी 80% आपने पढ़ रखा है। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं? आपने कितने सब्जेक्ट पढ़ रखे हैं सुमित? कॉन्स्टिट्यूशन, सीपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, आईपीसी, कॉन्ट्रैक्ट, ये चल रहे हैं, जो ये तो चल ही रहे हैं, तब तक हो सकता है कंप्लीट भी हो जाए एविडेंस और कॉन्ट्रैक्ट भी। तो कुछ मेजर लॉज आपने पढ़ रखे हैं। और आप सोते समय, प्रियंका, मैं आपको बता देता हूं, अपना बेयर एक्ट रख लीजिए, वो पॉक्सो का हो, एलएलपी का हो या आर्बिट्रेशन का हो, आधा रीडिंग एक करते रहिए। क्या करते रहिए प्रियंका? सर रीडिंग। रीडिंग करते रहिए, ठीक है। रीडिंग करने से ये पता चलेगा दिस एक्ट, जैसे मैंने पढ़ाया है, आप लोग समझ गए ना पढ़ना? अब एक्ट को पढ़ना समझ गया ना दिवेंदु Yes, sir. भाई? अब Yes, sir. इतना तो पता चल गया ना कि किसी एक्ट को कैसे पढ़ना है। सबसे पहले क्या चीज़ पढ़नी है, डिफिनीशन क्लॉज में क्या इंपॉर्टेंट देखना है, फिर आगे प्रोविजंस देखने हैं, चैप्टर देखने, ये सब तो जान गए ना पढ़ना एक तरीका। अब सारे एक्ट तो एकदम Yes, sir. Yes, sir. सारे एक्ट तो पढ़ाए नहीं जा सकते, क्योंकि एग्जाम से पहले सब कुछ मैं आपको कवर करा दूं तो दैट्स नॉट पॉसिबल। आपको अपनी मेहनत करनी पड़ेगी, ये आपको कवर करना, ठीक है। बाकी अब बात आती है एमसीक्यू, प्रियंका कितना सॉल्व करें। तो सबसे पहला काम है एमसीक्यू सॉल्व करने का, वो काम है कि जिस सब्जेक्ट का कंटेंट पढ़ें। वैसे तो मैंने आपको जो एक एमसीक्यू का जो मैंने आपको दिया है ना, सबसे पहले वो एमसीक्यू सॉल्व करिए। क्या करिए? एमसीक्यू सॉल्व करने। हाँ, जो एमसीक्यू मैंने दिए हैं उनमें ऐसा सा फायदा क्या है उससे मैं बताता हूं। वो क्या है? इजी टू मॉडरेट एंड डिफिकल्ट है। क्या है? इजी टू सर मॉडरेट एंड डिफिकल्ट। मॉडरेट एंड डिफिकल्ट। और इजी टू मॉडरेट डिफिकल्ट में ये होता है कि आपको पूरे एक्ट का एक ओवरव्यू मिल जाता है, जैसे कि मोटिव का मतलब क्या है, इंटेंशन का मतलब क्या है, फिर आगे चल के पता चलता है कि अच्छा ये इसेंशियल एलिमेंट है या नहीं है। तो एक तरफ से आपको उसका ज्ञान मिलता रहता है और आपको लगता है कि अच्छा हाँ, मेरा तैयारी सही है। फिर उसके बाद आप ये जो मैंने बुक बताई है, इसको आप प्रैक्टिस जरूर करिएगा, इस बुक को। और इस बुक को जो व्यक्ति प्रैक्टिस करेगा, मुझे लगता है उसका परफॉर्मेंस कम से कम 20% बढ़ जाएगा। सुमित, कितना बढ़ेगा? उसका परफॉर्मेंस 20% बढ़ जाएगा। उसकी तैयारी से 20% उसका परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा। अगर इस बुक को किसी ने, जैसे कि अगर मैं बात करूं तो इस बुक में मुझे लगता है कि करीब कुछ नहीं तो अगर मैं कहता हूं 1000 पेज हैं सुमित, 1000 पेजेस, अगर इसमें 1000 हैं, या मैं मान लेता हूं 1000 से ज़्यादा 1500 पेजेस अगर हैं, तो आपकी स्पीड कितनी होनी चाहिए? क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव है, तो स्पीड कम से कम 200
पेजेस पलटने की स्पीड आप बनाइए अपनी। 27 दिन का टाइम आपके पास है मात्र। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? यस सर। 200 पेजेस, आपके पास बहुत घंटे हैं, आपके पास बहुत घंटे हैं। जो लोग जुडिशरी सिर्फ दिल्ली जुडिशल सर्विसेज का दे रहे हैं वो लोग जूरिस्प्रूडेंस की क्लास में अगर नहीं ज्वाइन करेंगे कोई बात नहीं। मेरी बात समझ रहे हैं आप? कोई ज़रूरत नहीं है, कंटेंट से कवर कर लीजिएगा, वो रिकॉर्ड हो रहा है, कोई बात नहीं है। बाकी के लोग भी उसी रिदम में तैयारी करें, ठीक है? बाकी के लोग भी उसी रिदम में तैयारी करें। जो लोग डीजीएस के लिए हैं देने के, जूरिस्प्रूडेंस में ज़रूरी नहीं कि वो लाइव ज्वाइन करें, रिकॉर्डिंग से बाद में कर लेना, कोई बात नहीं है। लेकिन मॉर्निंग का और इवनिंग का क्लास ज़रूर लें, क्योंकि ये मेंस और प्री दोनों में आपको सपोर्ट करेगा। मैं वैसे ही 1.25 घंटे क्लास ले रहा हूँ आजकल, आप लोग देख रहे हैं, तो 1.25 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा 2-2.5 घंटे की क्लास है। बाकी 22 घंटे आपके पास है पढ़ने के लिए। आप अपना पूरा फोकस करिए और मैं आपको बता रहा हूँ आपको बेटर रिजल्ट आएगा। इज इट क्लियर? हाँ जी। Yes, sir. सो यस सर। आज के लिए ये तो ज्ञान की बात थी। लेट अस स्टार्ट डिस्कशन ऑन टॉपिक। हाँ, क्या डिस्कस कर रहे थे प्लीज? सर We were discussed about undue influence. अंडर इन्फ्लुएंस। आज हम लोग जो बात करने वाले थे द नेक्स्ट फैक्टर, जिसके लिए Completed, sir. हम फ्रॉड की बात करने वाले थे। एक नया फैक्टर है जिससे क्या हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो सकता है, वाइडेबल कराया जा सकता है। और हाँ, तो ये जो फ्रॉड है ये डिफाइंड है इंडियन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। कहाँ पर डिफाइन है ये? इट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 17 सर। 17। हाँ, तो सबसे पहले प्री में यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्रॉड इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 17, 16, 15। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, प्लीज़ बेइज्जती मत कराइएगा मेरी। बहुत मेहनत से आपको बताता हूँ चीज़ों को, इनको वहाँ जा करके गलत मत करना। अगर आपसे कोई अब पूछ देना कि जीवन भर के लिए आपके अंडर इन्फ्लुएंस हो गया, जीवन भर के लिए आपको याद हो गया कि क्वेश्चन कहाँ पर डिफाइन है 15-16। मैं आपको बता दूँ सच आपको कि मैं जब मेंस लिख रहा था ना, प्री दे करके आता था, तो सच बता रहा हूँ कि ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन गलत करके आता था जो मालूम है मुझे याद ही नहीं रहते थे, और तुक्का मार के आता था। अच्छा 15 नहीं 16 में होगा, 13 में होगा, 14 में होगा। आपके तो टिप्पर आ गया है कि 13 में कंसेंट है, 14 में फ्री कंसेंट है, 15 में क्वेश्चन है, 16 में इंडियंस। आपको तो एकदम टिप्पर। ऐसी तैयारी मुझे नहीं लगता कि ऐसी तैयारी अगर मैंने की होती ना ऐसी तैयारी, तो अब तक टॉप किया होता मैं, पता है। ऐसी तैयारी नहीं थी मेरी जैसी तुम्हारी तैयारी है, मानिए ये बात। आप जब पेपर अटेंड करेंगे ना तब आपको समझ आएगा। इज इट क्लियर? सो व्हाट इज द फ्रॉड? फ्रॉड क्या है प्लीज बताइएगा। हाँ जी, फ्रॉड क्या है? कोई बताएगा मुझे व्हाट इज द फ्रॉड? आप कहते हैं ना कि फ्रॉड किया है आपने, तो कैसे? देखिए आंसर लिखते समय आपको अपनी भाषा लिखनी पड़ेगी। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड फ्रॉड? एक जनरल, छोड़िए 17 को। सर फ्रॉड मीन्स टू डिसीव द अदर पार्टी। डिसीव द अदर पार्टी, ठीक है। लेकिन टू डिसीव द अदर पार्टी, डिसीव तो करेंगे ही आप फ्रॉड में, लेकिन सच बता के झूठ बता के क्या मतलब? फैक्ट को क्या करना है? कोई फैक्ट बताना, कोई और थोड़ा सा। By concealing the facts, the proper facts. Misrepresentation. Representation, sir. बाय मिसरिप्रेजेंटेशन, बाय कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट। क्यों? या तो कोई फैक्ट छिपा लीजिए आप और सामने वाले को डिसीव करिए, ठीक है, या फिर मिसरिप्रेजेंट करिए किसी को जो सही नहीं है, सही जैसा दिखाइए और उसके बाद उसको इंड्यूस करिए कि आ जाइए कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए मेरे साथ, ठीक है। लेकिन कुछ जगहों पर ऐसा होता है कभी कभार कि आपने देखा है कि एक दुकान लगी होती है और वो चिल्लाते हैं 100 रुपए में, 100 रुपए में, 100 रुपए में। क्यों? ऑक्शन, यस सर। ऑक्शन होती है ना एक तरीके की, वो जो आप देखते हैं ना चांदनी चौक या इधर उधर दाएं बाएं, यहाँ दुकानें लगी रहती, चिल्लाते रहते हैं कि 10 रुपए में कोई भी पीस लो, 10 रुपए में कोई भी पीस लो। तो आप वो 10 रुपए में पीस लेकर के और आते हैं घर, देखते हैं कि अरे ये तो फटा निकला। वापस जाते हैं रिटर्न करने तो वो रिटर्न नहीं करता है। तो आप कहते हैं कि क्या फ्रॉड करते हैं आप। क्यों? एक तरीके का फ्रॉड ही है, आपको रिसीव किया। अच्छा चलिए छोड़िए। आपने देखा है कि सेब को बेचने के लिए वो स्टिकर लगाते हैं। क्यों? यस। और वो लाइट हाँ। और एक लाइट जलाते हैं उसी कलर की लाइट।
अक्सर तुमने देखा होगा कि उसी कलर का, जैसा सेब है उसी कलर की लाइट जलाते हैं उसके ऊपर। या जो भी चीज़ें बेचते हैं उन चीज़ों को ऐसी जगह पर बेचते हैं जहाँ कम अंधेरा होता है, लोग जल्दी जल्दी भीड़ लगती है तो जल्दी जल्दी ढूंढो और लेकर के जाओ। बाद में आपको पता चलता है जब घर लाके चेक करते हैं रोशनी में, तो आपको लगता है अरे यार ये तो बड़ा नकली मिल गया। क्यों? तो Yes, sir. whether that is considered as a fraud, means fraud is practiced by that person when you enter into agreement. सुमित, Yes, sir. क्या फ्रॉड प्रैक्टिस किया गया वहां पर? बताइए। No, sir. No, sir. वाई? अरे भाई वहां He is पर not concealing any fact, sir. he is not concealing He is any not. fact, but he is not telling you any fact. अगर कंसील नहीं कर रहा है तो कुछ बता भी तो नहीं रहा है। आप अपने आप देखिए सेब को सही है गलत है, ले जाइए। क्यों? Sir, he is not inducing us to buy as such. इंड्यूसमेंट नहीं कर रहा है। अच्छा, ठीक है, चलिए कुछ हद तक ठीक है कि इंड्यूसमेंट नहीं है। चलिए हम बात करते हैं, जस्ट नोट डाउन। हम बात करते हैं पहले, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसकी डिफिनीशन क्या है। सेक्शन 17 defines the fraud. Section 17 defines the fraud. Fraud एक सेकेंड जस्ट वेट करेंगे, क्या लिखना है आपको? Fraud is intentionally made false representation. Fraud is intentionally made a false representation या false statement with an intent to deceive another party. With an intent to deceive another party. And by deception he induces to another person by that inducement, by that deception he induces to another person to enter into an agreement. हाँ जी, क्या लिखा है एक बार बताइएगा हमें कनिका। Fraud is intentionally making a false representation or false statement with an intent to deceive another party, and by deception he induces to another party to enter into a contract. ओके, तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ है कि वन पार्टी में प्रैक्टिस फ्रॉड with another party induces that party to enter into an agreement. तो यहाँ पर यह भी हो सकता है कि एजेंट ऑफ वन पार्टी induces another party's agent. क्यों? क्योंकि एग्रीमेंट Yes, sir. एजेंट एग्रीमेंट कर सकता है ना कनिका, Yes, sir. दोनों पार्टीज के एजेंट कर सकते हैं ना एग्रीमेंट। that agreement may be done by the original person or his representative, means agent also may do contract. अगर वो अथराइज है तो दूसरे पार्टी के एजेंट को भी किया जा सकता है फ्रॉड प्रैक्टिस। तो इसका मतलब क्या है? जस्ट रीड द सेक्शन 17, आपको दो चीजें पता चलेंगी यहाँ पर। जस्ट रीड सेक्शन 17। हाँ जी, Section 17 fraud define. Fraud means and includes any of the following acts committed by a party to a contract or with his connivance or by his agent with intent to deceive another party thereto or his agent or to induce him to enter into the contract. ओके प्लीज। तो यहाँ पर आपको ये पता चला कि फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड्स एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स। व्हाट आर द एक्ट्स? कैसे एक्ट्स? इसी जगह पर आप नोट करेंगे, प्लीज नोट डाउन। फैक्ट मीन्स, सेक्शन छोड़ दीजिएगा। फ्रॉड मीन्स
and includes any of the following acts, और फॉलोइंग एक्ट्स के नीचे एक लाइन खींचेंगे, कौन से एक्ट हैं वो? द सजेशन एज अ फैक्ट, ऑफ दैट विच इज नॉट ट्रू। क्या करना कनिका? पहला, हाँ जी, पहला एक्ट क्या है बताइए? The suggestion of a fact is not true. हाँ जी, सजेशन देना एक फैक्ट का, और जो फैक्ट कैसा है? दैट इज नॉट True. ट्रू। क्या लिखा आपने प्लीज? जो फॉलोइंग एक्ट्स लिखे उसमें से आपने क्या लिखा? कौन सा एक्ट है पहला? कि suggestion as a एज अ fact. फैक्ट ऑफ दैट विच इज नॉट ट्रू बाय वन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू। बाय वन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू। कि देखिए, एक सजेशन देना किसी को, और उस सजेशन के जरिए ये है कि जो सही नहीं है, और किसके जरिए? वो व्यक्ति जो ये सजेशन दे रहा है खुद को उसको विश्वास नहीं है कि ये सही है। क्यों कनिका? तो ये क्या माना जाएगा? Yes, sir. ये एक्ट अगर खुद व्यक्ति करे जो पार्टी है, या उसका एजेंट करे, या कन्वीनियंस का मतलब क्या होता है? सपोर्ट करना। कन्वीनियंस का मतलब क्या है? इम्प्लाइड कंसेंट देना अपने सबॉर्डिनेट को। क्यों? कन्वीनियंस का मतलब क्या है? यस सर, इन्वॉल्वमेंट। इन्वॉल्वमेंट नहीं, जैसे कि अगर मैं बात करूं तो अगर मास्टर अपने एजेंट को भेजता है और इम्प्लाइड कंसेंट देता है एजेंट को, एजेंट कहता है सर गलत है आप जो कह रहे हैं, वो कहता नहीं चाहिए, मैं कह रहा हूं ना, जाओ बोल देना जा करिए। तो ये क्या है? दिस इज अ कन्वीनियंस। कैसी कन्वीनियंस है ये? मिले भगत। मिली भगत कह सकते हैं। कन्वीनियंस का मतलब एक इम्प्लाइड कंसेंट टू डू दैट एक्ट बाय द एजेंट। अदर पर्सन अगर कोई कर रहा है तो कन्वीनियंस, उसका उसका उसमें इन्वॉल्वमेंट है, इन्वॉल्वमेंट कह सकते हैं प्रियंका। तो पहला आपने देखा कि एक्ट क्या है? सजेशन एज अ फैक्ट ऑफ दैट विच इज नॉट ट्रू बाय वन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू। एग्जाम्पल दे देते हैं यहां पर एक अच्छा सा। ए इज सेलिंग हिज हॉर्स टू हिज डॉटर who is just coming at the age. Coming at the age means अभी मेजर हो ही रही है। A is selling his black horse to his daughter who is coming at the age, just at the age, and he does not tell about the unsound mindedness of that horse to his daughter. Whether there is a fraud is practiced or not. Is there fraud is practiced or not? फ्रॉड प्रैक्टिस हुआ है नहीं हुआ है सुमित? यस सर। यस सर। क्यों फ्रॉड प्रैक्टिस हुआ है? देयर इज अ वन सजेशन एज अ फैक्ट। क्या ये घोड़ा कैसा है? साउंड माइंड है। Sir, repeat the question, sir. क्वेश्चन Lost the network. इज ए selling his black horse which is unsound mind to his daughter who is coming at the age means majority पे पहुंच रही है वो, and A knows that that horse is unsound mind and he sold that horse to his daughter. तो whether fraud is practiced, बताइए। यहां पर फ्रॉड प्रैक्टिस किया गया है? No, sir. क्यों? He is aware. कैसे अवेयर है? Deception नहीं है ना? अपनी ही बेटी को आप बेच रहे हैं अनसाउंड माइंड हॉर्स, आप उसको बता नहीं रहे हैं, और आप उसको बता रहे हैं कि हाँ ये साउंड माइंड है, ले जाओ। यू आर सजेशन, यू आर कंसीलिंग अ फैक्ट। क्या है यहाँ पर? देयर इज एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट। हाँ जी, एंड एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट एंड देयर इज अ ड्यूटी टू स्पीक। क्या है? एक्टिव कंसीलमेंट है एंड देयर इज अ ड्यूटी टू स्पीक। अगर वो पूछ नहीं रही है कि ये कैसा है, तो अब आप अगर कुछ बेच रहे हैं ऐसा जो आपको पता है, देयर इज अ एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट एंड देयर इज वन फैक्ट विच इज इन योर नॉलेज दैट इज ट्रू। आपको पता है कि ये साउंड माइंड नहीं है, आई एम सेलिंग दिस हॉर्स। सो यहाँ पर उन्होंने कहा कि देखिए ये क्या है, ये आप अपने
घर में ही आप ये कर रहे हैं तो आपसे उम्मीद नहीं की जाती है कि आपसे हर चीज़ पूछी जाए। आपको ये ड्यूटी, इट इज़ अ ड्यूटी टू स्पीक, ड्यूटी है आपकी बताना आपको। और एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट है जो कि गलत है, अनसाउंड माइंड था, आपको बताना चाहिए था। इज इट क्लियर? वापस हम आते हैं। तो पहले हमने कहा सजेशन एज फैक्ट, जो पहला फॉलोइंग एक्ट है वो क्या है? Any suggestion as a fact of that which is not true by one who does not believe it to be true। कोई भी सजेशन ऑफ फैक्ट अगर आप देते हैं और आपको पता है ये गलत सजेशन मैं दे रहा हूं, और वो सजेशन आपने गलत और विश्वास करते हुए कि ये ट्रू नहीं है, जिस पर आप विश्वास करते हैं कि सही नहीं है, और आप उसको किसी को देते हैं, तो ये एक्ट माना जाएगा कि दिस एक्ट इज फ्रॉडुलेंट। कैसा एक्ट है ये? दिस इज अ Fraudulent act. फ्रॉडुलेंट एक्ट। नाउ द Sir, I सेकेंड। have a doubt. हाँ जी बताइए। Sir, okay, isn't it also similar to misrepresentation? Section 18 clause 1. It says positive assertion of a fact which is not true, believing it to be true. एक्चुअली शशांक, इसमें ये जो 4 पॉइंट्स बता रहे हैं ना, इसमें से एक दो चीज़ें और होनी चाहिए उसके लिए। सिर्फ मिसरिप्रेजेंटेशन जरूरी नहीं है। मिसरिप्रेजेंटेशन कुछ अलग चीज़ है शशांक। क्या नाम है तुम्हारा? सुमित। मिसरिप्रेजेंटेशन अगर आप देखेंगे यहाँ सुमित, तो आपको लगेगा कि जो क्या आपने बताया था, क्या एक बार बताना क्या है? Sir, I said misrepresentation involves like a positive assertion हाँ। of a fact which is not true. हाँ, यस, इतना ही है ना, खाली यही इतना ही स्टेटमेंट है ना सुमित? Actually, yes, sir. Yes. इतना ही ना। पॉजिटिव असर्शन ऑफ फैक्ट विच इज नॉट ट्रू। लेकिन अगर आप यहां देखेंगे, सजेशन एज अ फैक्ट विच इज नॉट ट्रू, एंड अ पर्सन हु इज टेलिंग दैट, हु इज गिविंग दैट सजेशन बिलीव्स दैट इट इज नॉट ट्रू। यहां पर बिलीफ नहीं है सुमित। मिसरिप्रेजेंटेशन में, actually, मिसरिप्रेजेंटेशन if I read में, it full- हाँ जी हाँ जी, Sir, actually, the full 18 clause 1 is हाँ। positive assertion in a manner not warranted by the information of the person making it of नॉट that which is वारंटेड। not true. सुमित, नॉट वारंटेड का मतलब है कि आपने उसके बारे में कोई जानकारी इकट्ठी नहीं की सुमित। Though he believes it to be true. हाँ, आपने उसके पास वारंटेड इंफॉर्मेशन नहीं। जैसे आपसे अगर कोई पूछता है कि फेयर एंड लवली लगाने से गोरा होता है आदमी, क्यों शशांक? फेयर एंड लवली लगाने से जो रिप्रेजेंटेशन होता है, जो दिखाते हैं कि एक तरफ लगाते ही काला और एक तरफ गोरा, जैसे लगाते हैं गोरा हो जाता है। तो ए अगर बी से पूछता है कि सर मैं काला हूँ, क्या सर मैं फेयर एंड लवली लगा लूँ तो सही हो जाऊँगा क्या? तो एक शॉपकीपर है, हाँ, वो कहता है देखिए भाई, कंपनी कहती तो है 7 दिन में गोरा हो जाते हैं, तो आप लगाइए देखिए। तो whether that person claim for misrepresentation, Sasank, that is a misrepresentation, sorry, that is not misrepresentation। क्यों? क्या नहीं है? He's stating the facts as stated by company. दिस इज असर्शन पॉजिटिव नहीं है ना यहाँ पर। क्या उसने नहीं कहा ना क्लेम, वो नहीं क्लेम कर रहा है, कह रहा है आप देख लीजिए अब जैसा करना है। बट कंपनी इज पॉजिटिवली असर्टिंग कि अगर आप कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं अगर उसकी दवा को, तो आपको इस नहीं होगा कफ एंड कोल्ड, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो अगर कोई व्यक्ति उस दवा को इस्तेमाल करता है और कफ एंड कोल्ड उसको हो जाता है, तो क्या यहां पर मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट है? हाँ जी बताइए। यहां पर मिस रिप्रेजेंटेशन फैक्ट हो सकता है अगर कोई व्यक्ति इस तरीके के मिस रिप्रेजेंटेशंस करता है विदाउट वारंटेड, कोई वारंटी नहीं है उसकी, नॉट वारंटेड, कोई उसके ऊपर रिसर्च नहीं, डेवलपमेंट नहीं है। जैसे चलिए एक एग्जांपल देते हैं कि मिस रिप्रेजेंटेशन इज नॉट बेस्ड ऑन दी सॉलिड ग्राउंड्स, इट्स ट्रू और नॉट, सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है। क्यों सुमित?
क्या हो सकता है? Yes, sir. But दोनों sir. but in fraud, suggestion as a fact which is not true, according to person who is giving suggestion believes it not to be true. क्या करता है वो? इसका मतलब यहां पता चलता है कि intentionally you are suggesting a fact to deceive any person for inducement of that person to enter into agreement. Is it clear? हाँ जी. सर एक रियल प्रैक्टिकल अभी क्वेश्चन है. सुमित, एक्चुअली क्या है, अभी हम लोग बात कर लें, नहीं तो फिर आगे हम डिस्कस करेंगे, बहुत सारे केसेस हैं इलस्ट्रेशन में. ओके ठीक सर, है, ओके. तो हमने जो बात की एक बार रिपीट करेंगे. नेहा आपने क्या लिखा था उसके बाद हम बात करते हैं. फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड्स The following acts, the suggestion as a फॉलोइंग fact एक्ट्स. of that. फॉलोइंग एक्ट्स, तो कौन से फॉलोइंग एक्ट्स हैं जिनको हम मानेंगे कि ये फ्रॉड की श्रेणी में आते हैं? तो इन्होंने कहा, देखिए, पहला, सजेशन एज अ फैक्ट ऑफ दैट विच इज नॉट ट्रू बाय वन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू. पहला तो एक. सेकेंड, द एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ अ फैक्ट. एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट by one having knowledge or belief of the fact. जैसे मैंने सुमित बताया अभी कि आपका घोड़ा अनसाउंड माइंड है, लेकिन आप बेच रहे हैं उसको, और उसके बाद आप क्या कर रहे हैं सुमित? बता नहीं रहे हैं कि वो अनसाउंड माइंड है, और अगर आप बेच देते हैं तो क्या है ये? दिस इज अ फ्रॉड, बिकॉज इट इज अ एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट एंड द नॉलेज ऑफ द अनसाउंड माइंडनेस इन योर हैंड. यू आर नॉट टेलिंग दैट अदर, यू आर नॉट कंसीलिंग दैट इंफॉर्मेशन टू अदर पर्सन. लेकिन सुमित, एक और एग्जाम्पल यहां पर आता है, ध्यान दीजिएगा आप लोग. सृष्टि, एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? हाँ जी. कैसे आप लोग थक जाते हैं क्या बहुत? कॉलेज वॉलेज खुलने लग गए हैं आप लोगों के, तो अब आप लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं क्लासेस से, क्यों? चलिए एक और एग्जाम्पल छोटा सा. He is selling his horse in auction and that horse is unsound mind and some person purchased that horse. Whether fraud is practiced? सुमित, आप लोग बताइए प्लीज, बाकी लोग हैं और लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल करिए. एक ऑक्शन में एक सामान रख दिया गया और उसको बेचने की बात की गई. ये नहीं बताया गया कि ये घोड़ा अनसाउंड माइंड है, और एक ने आकर के उसको खरीद लिया. तो क्या ये माना जाएगा कि जिसने इसे बेचा है उसने प्रैक्टिस किया है फ्रॉड? No, sir. No, sir. व्हाई? व्हाट इज द रीजन? Sir, caveat and वाला. कैवियर टेम्पटर वाला वो तो नहीं है, लेकिन यहाँ फ्रॉड में बताइए कोई एलिमेंट कम है जो. हाँ जी. ऑक्शन इज ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर? Invitation to offer. Invitation to offer. इनविटेशन टू ऑफर. इट मीन्स खरीदने का काम कौन शुरू करेगा? अदर पर्सन विल ऑफर. जो दूसरा खरीदेगा वो ऑफर करेगा ना, कनिका? Yes, sir. तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसके बारे में जाने समझे. क्यों? क्योंकि ये तो Yes, ओपन sir. है, तो ऑक्शन में वही चीज़ रखी जाती है ना, 50 लोग आए देखें, जिसको जिसके मुताबिक लगे कि काम लायक है तो ले ले. क्यों? किसी को वो प्रॉपर्टी 10 रुपए की लगेगी, किसी को 10 लाख की लग सकती है. क्यों कनिका? Yes, sir. है कि नहीं? जैसे हम लोगों के लिए राजा की तलवार का कोई मायने नहीं है, 1.5 किलो लोहा है, लेकिन अगर उसी की फैमिली का कोई व्यक्ति अगर खरीदने आ गया ऑक्शन में और उसको पता चला कि महाराजा रंजीत सिंह की तलवार है ये, तो उसके लिए क्या है? ये बहुत वैल्यूबल है. क्यों? अब वो सही है या गलत है, ये किसकी जिम्मेदारी है पता करना? ऑक्शन में किसकी जिम्मेदारी है?
सर जो परचेज कर रहा है। जो Purchase, yeah. परचेज कर रहा है। तो यहाँ पर देयर इज नॉट एनी एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट, कोई फैक्ट एक्टिव कंसीलमेंट नहीं है। आप खूब घुमा टहला के बैठ के चला के देख लीजिए घोड़ा, क्यों अनुज, कि ये पागल है कि सही है, क्योंकि इट्स ओपन। क्यों है, ऑफर आपको करना है ना कि आपका घोड़ा ये सही है, गलत है, पागल है, मैं इसको कम पैसे में लूँगा, ज़्यादा लूँगा। तो ये क्या है, देयर इज़ नॉट एक्टिव कंसीलमेंट। यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि उसके बारे में उसको बताना, लोग आएंगे वो ऑफर करेंगे समझ करके। तो इन ऑक्शन दिस इज नॉट, but if you are giving any person to whom you know, then you have a knowledge, having knowledge or belief of that fact, and you are actively concealing that fact, then the practice of fraud, that there is a practice of fraud. Okay, now the third act सर is, सर एक्सक्यूज मी हाँ सर जी, सर आपने जो प्रिंसिपल बताया ऑक्शन वाला, हाँ हाँ तो ये जनरली भी प्रिंसिपल लाई करेगा कि एक पर्सन ऑफर प्रवीण, करेगा तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ऑफ कोर्स ऑक्शन में कोई भी चीज़ जब आप खरीदते हैं, ठीक है, तो ऑक्शन का मतलब जनरली ऑप्शन का तो क्लियर हो गया। जनरली प्रवीण, जनरली में ऐसा नहीं है, क्योंकि जनरली में आप अगर कोई ऐसी चीज़ आप किसी को दे देंगे जो कि जिसमें आपको पता है कि ये नुकसानदायी है, तो फ्रॉड माना जाएगा। देखा नहीं आपने कि ए अपनी बेटी को बेचता है जब घोड़ा, सर बेशक ऑफर उसकी बेटी ने किया है जब भी। नहीं, ए ने ऑफर किया था बेचने का, बी ने खरीदा है। यहाँ पर बी ने नहीं ऑफर किया, अगर बी ऑफर करता है तो वो कोई बात नहीं नहीं होता। है, नहीं, तब भी नहीं होता, तब भी होता। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कि ऑफर की वजह से है, वो ऑक्शन थी, वो ऑक्शन थी। ऑक्शन में रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, जो खरीदता है, ठीक है। बायर को सब समझना है, देखना है, ठोक बजा करके खरीदते हैं ना लोग, यही तो होता है ना ऑक्शन में। अब जैसे कोई पुराना जहाज खरीद रहा है, तो पुराना जहाज पानी में तो तैराने के लिए लेगा नहीं कोई, क्यों? पानी का पुराना जहाज हो सकता है वो किसी और पर्पस के लिए इस्तेमाल करे, होटल बनाना चाहता हो उसके ऊपर, क्यों? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये उसकी जिम्मेदारी है कि यहां पर देयर इज नॉट एनी एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट, कोई एक्टिव कंसीलमेंट फैक्ट नहीं है। आपके सामने ओपन मार्केट में सामान रखा हुआ है, घुमा फिरा के देख लीजिए और ले लीजिए। इज इट क्लियर प्रवीण? यस सर। हाँ जी। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो द थर्ड एक्ट, तीसरा एक्ट जिसको हम कह सकते हैं कि यस यहां पर फ्रॉड इस्तेमाल किया गया है, दैट इज अ प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंट ऑफ परफॉर्मिंग इट। किसी भी एग्रीमेंट में अगर कोई प्रॉमिस, प्लीज स्विच ऑफ योर माइक, आप लोगों का माइक ऑन है प्लीज। हाँ जी, एक बार आप लोग स्विच ऑफ करेंगे माइक। ओके, हाँ। थर्ड फैक्ट प्लीज नोट करेंगे। थर्ड एक्ट इज अ प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट। जैसे कि A makes contract with B and A purchased 100 ton of sugar from B and he wanted delivery of that sugar at a specified time. B takes the order, but B promised that he will deliver that sugar at the same time. But that promise was made without an intention of performing it. और ये उसने ऑर्डर जो ले लिया वो उसने परफॉर्म करने के मन से नहीं लिया था। इट विल बी कंसिडर दैट द फ्रॉड हैज बीन यूज्ड। क्या हुआ है यहाँ पर, क्या हुआ है प्रैक्टिस? फ्रॉड प्रैक्टिस यहाँ पर फ्रॉड प्रैक्टिस हुआ है। जैसे होता है ना कि ए और बी एग्रीमेंट कर लेते हैं, अच्छा ठीक है सर आप 50 लाख दे दीजिए, आपकी बिल्डिंग बना देंगे हम। या आपको याद है खासकर बिल्डर्स क्या करते हैं वो लोग? यस सर, मोस्टली यही करते हैं। क्या करते हैं वो लोग? अ प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट। आपसे पैसा ले लेते हैं, जमीन तक नहीं खरीदते हैं और आपसे हर महीने EMI भी लेते रहते हैं, क्यों? यस सर। एंड आफ्टर ऑल पता चलता है कि ये तो फर्जी था सब। आम्रपाली ग्रुप, दिवेंदु, हाँ, तो उनका कागज पर उनका क्या चलता है? ऑफर और एक्सेप्टेंस और कॉन्ट्रैक्ट, जमीन पर नहीं चलता। तो ये क्या है? दे मेड अ प्रॉमिस विदाउट परफॉर्मिंग, विदाउट एनी इंटेंशन टू परफॉर्म इट।
तो ये क्या माना जाएगा? दे प्रैक्टिस्ड, फ्रॉड इज प्रैक्टिस इन दिस एग्रीमेंट। इज इट क्लियर? कोई डाउट है किसी को यहाँ पर? नाउ द लास्ट इज एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव। कोई भी और एक्ट आ जाए जो डिसेप्शन के मामले में फिट बैठ जाए, माना जाएगा कि फ्रॉड इस्तेमाल हुआ है। तो कनिका क्या पता चला हमें कि फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड्स द फॉलोइंग एक्ट्स गिवन अंडर सेक्शन 17: suggestion as a fact, active concealment of fact, a promise made without performing it, and any other act fitted to deceive. This all act will be considered as Fraudulent act. fraudulent act. ओके, तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि इन ऑर्डर टू प्रूव फ्रॉड, व्हाट इज नेसेसरी, क्या नेसेसरी है अगर फ्रॉड को प्रूव करना चाहते हैं तो किन चीज़ों को आपको प्रूव करना पड़ेगा? नोट डाउन प्लीज। इन ऑर्डर टू प्रूव फ्रॉड, in order to prove fraud, there must be two things. First is one party knowingly misrepresented a material fact. One party knowingly misrepresented a material fact. Second, with intent to defraud the other. अब बात करते हैं कि क्या कोई ऐसा जजमेंट है जहां पर फ्रॉड डिफाइन किया गया है? सुमित, कोई एक लैंडमार्क जजमेंट, बहुत लैंडमार्क जजमेंट है इसके ऊपर पता है, जहां पर द वर्ड फ्रॉड इज डिफाइंड? हाउस ऑफ लॉर्ड का एक जजमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट, जहां पर द वर्ड फ्रॉड हैज़ बीन डिफाइंड एंड द वेल नोन डिसीजन ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड्स। सुमित, बाकी के लोग प्लीज़। Sir, not able to recall right now. नहीं सुमित, रिकॉल नहीं कर पा रहे हो तो मेंस में ये रिकॉल करना पड़ेगा तुम्हें ऑन द स्पॉट। यही है आंसर राइटिंग की एक तरीका। ठीक है सुमित, क्या तरीका है? जैसे मैंने तुमसे पूछा, जैसे ही मैंने तुमसे पूछा ना कि अब ऐसे ही क्वेश्चन बनाए जाएंगे आपसे कि व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ फ्रॉड, वेयर फ्रॉड इज डिफाइंड एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फ्रॉड एंड व्हाट आर द कंडीशंस वेयर फ्रॉड मे बी प्रूव। क्या कंडीशन जहाँ पर फ्रॉड प्रूव किया जा सकता है? तो आपको कुछ थ्योरी बतानी पड़ेगी, केस बताना पड़ेगा। तो आपके दिमाग में अगर पहले से ही नहीं अगर होगा तो आप कैसे लिखेंगे वहाँ पे? तो ये बहुत दिमाग में रहने वाली चीज़। दूसरी चीज़, प्री के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये, प्लीज नोट डाउन। फ्रॉड वॉज डिफाइंड इन वेल नोन डिसीजन ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड्स। फ्रॉड वॉज डिफाइंड इन वेल नोन डिसीजन ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड्स, डेरी वर्सेस पीक। DERRY, डेरी वर्सेस पीक। ये बहुत बार प्री में पूछा गया है, तो आप लोग इसको गांठ बांध लीजिए कि डेरी वर्सेस पीक रिलेटेड टू द Fraud definition. फ्रॉड, रिलेटेड टू द डिफिनीशन ऑफ फ्रॉड। हाँ, ये एकदम याद कर लीजिए, ठीक है? कभी कभार मैच कराने के लिए भी पूछ देगा आपसे कि कोएर्सन, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड। जैसे मैंने आपको पूछा, अगर एक क्वेश्चन पूछा टिन वर्सेस हॉफमैन इज रिलेटेड टू द केस टिन वर्सेस हॉफमैन, रिलेटेड टू विच सब्जेक्ट मैटर, किससे रिलेटेड है ये? Undue influence. सर क्रॉस ऑफर। इप्सिता, थैंक यू सो मच, कम से कम इज्जत बचा लेती है इप्सिता। देखा, तो ये है आपका नॉलेज। कॉन्ट्रैक्ट में मैंने एकदम से आपसे पूछा कि टिन वर्सेस हॉफमैन, तो कम से कम आपके दिमाग पर है टिन वर्सेस हॉफमैन इज रिलेटेड टू द क्रॉस ऑफर। ठीक है, तो ये है आपकी समझ और याद, आपकी ये मेमोरी है आपकी। ठीक है, इसको मेमोरी कहते हैं। अब अगर आपसे डेरी वर्सेस पीक कोई पूछता है, या अभी इससे पहले कार्लिल कार्बोलिक पूछता है, या फिर एक कोई मैंने कल केस डिस्कस किया था, साहू का केस था, कोई क्या नाम था उसका?
बताइए। सर रघुनाथ प्रसाद प्रसाद साहू साहू रघुनाथ versus प्रसाद सचिन साहू प्रसाद। वर्सेस सरजू प्रसाद। सरजू प्रसाद। तो आपको ये केसेस आपको याद होने चाहिए, मानिए मेरी बात, क्योंकि आप आंसर तो तभी लिख पाएंगे, इलस्ट्रेशन तो बहुत बना सकते हैं आप, लेकिन कुछ केस लॉस भी देने पड़ेंगे ना, क्यों? नाउ द फ्रॉड वाज डिफाइंड इन अ वेल नोन डिसीजन ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड डेरी वर्सेस पीक। इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, फ्रॉड इज प्रूव when it is shown that fraud is proved when it is shown that a false representation has been made knowingly, without believing in its truth, recklessly, carelessness, whether it is true or fraud, हाँ जी। तो ये आपने देखा कि डेरी वर्सेस पीक के बारे में। अच्छा, अब एक बात और आती है कि क्या मेयर साइलेंस, कोई बात आपसे पूछी जा रही है, आप ये करते हैं, तो इप्सिता अगर आपसे पूछते हैं कि कोई बात पूछी जाए और आप हूं कर दें, तब मतलब मेयर साइलेंस इज फ्रॉड और नॉट फ्रॉड, एंड इन व्हाट सर्कमस्टेंसेस साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच, एंड what circumstances it is a duty to speak, otherwise it will be considered as a fraud. क्यों? जाइए सेक्शन रीड करिए एक बार, एक्सप्लेनेशन पे आइए। Yes, sir. हाँ जी। Section 17 explanation. Mere silence as to facts likely to affect the willingness of a person to enter into a contract is not fraud unless the circumstances of the case are such that regard being had to them, it is the duty of the person keeping silence to speak, or unless his silence is in itself equivalent to speech. ओके, तो देखिए सबसे पहली चीज ये है कि एक लाइन में आप लिख लीजिए कि मेयर साइलेंस इज नॉट फ्रॉड। जनरल रूल क्या है नेहा? मेयर साइलेंस इज नॉट फ्रॉड। जैसे Fraud. आपसे पूछा जाए कि आपकी फैक्ट्री में कितने बोरे चीनी बनती है, आप फैक्ट्री बेच रहे हैं ना, ए इज सेलिंग हिज फैक्ट्री एंड बी इज परचेजिंग अ फैक्ट्री। ए इज आस्किंग कि सर प्लीज कितने पैकेट चीनी बनती है आपकी इस फैक्ट्री में, तो ए कुछ नहीं बताता है, बट सॉरी बी कुछ नहीं बताता है, और ए को इधर उधर से पता चलता है वर्कर से कि 500 बोरी बनती है। कितना बनती है? 500 बोरी। 500। ए जब एग्रीमेंट साइन कर रहा होता है तब भी पूछता है कि सर कितना बोरी तक बन जाते हैं इसमें चीनी, तो ए फिर से कहता अरे खाइए काजू खाइए बन जाती है बस, ठीक है। क्यों दिवेंदु? यस सर। कुछ लोग होते हैं ना ऐसे, यस मतलब जब इम्पोर्टेंट बात पूछो तो कहते हैं काजू खाइए। अब मैं तो दिस काजू मतलब साइलेंस है ये, क्यों? कि ही जस्ट कंसीलिंग द फैक्ट। So mere silence as to fact likely to affect the willingness of a person to enter into contract is not fraud. सिर्फ आदमी वो शांत है और नहीं बता रहा है आपको, तो सिर्फ mere silence is not fraud. लेकिन ये circumstances कुछ ऐसी हैं जहां पर उसकी साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच। किन circumstances में माना जाएगा कि फ्रॉड प्रैक्टिस हुआ है? और वो कहेगा सर मैंने तो कुछ बोला ही नहीं था इस पे, तो आप बोले नहीं थे, लेकिन तब भी ना बोलना भी आपका फ्रॉड है, क्योंकि समय पर नहीं बोलना भी फ्रॉड है। क्यों? जैसे
B says to A, if you do not deny it, I shall assume that the horse is sound. A says nothing. Here A's silence is equivalent to speech. एक बाजार में एक आदमी अपना घोड़ा बेचने गया है और B या फिर एक पोस्टल के जरिए सेल हो रही है, तो B says to A, B by later says to A कि if you do not deny it, अगर तुम मना नहीं करोगे तो मैं मान लूंगा कि घोड़ा आपका क्या है, ये अनसाउंड माइंड नहीं है, इट्स साउंड माइंड। और ए कुछ मना नहीं करता है, ए साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच। और अगर अनसाउंड माइंड निकलता है तो क्या होगा, क्या माना जाएगा? फ्रॉड हैज बीन प्रैक्टिस्ड। देवेंदु, यस सर। क्या माना जाएगा कि Fraud has been practiced. साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच when it is the duty of person keeping silence to speak or unless his silence is in itself equivalent to speech। जिन जगहों पर आपसे उम्मीद की जाती है कि आपकी ड्यूटी है आपको खुल करके बताना, वहां आप खुल करके नहीं बताते हैं, तो माना जाएगा योर साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच एंड इट्स फ्रॉड अंडर सेक्शन 17। और जहां पर आपकी साइलेंस को एज अ इक्विवेलेंट स्पीच माना जाता है, वहां पर भी ये माना जाएगा कि ये फ्रॉड प्रैक्टिस हुआ है। ठीक है, तो एक और इलस्ट्रेशन मैं आपको बता देता हूं जहां पे इसको फ्रॉड नहीं माना गया है, उसकी साइलेंस को इक्विवेलेंट स्पीच नहीं माना गया। जैसे कि ए एंड बी बीइंग ट्रेडर्स इंटर अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट, ए हैज प्राइवेट इंफॉर्मेशन ऑफ चेंज इन प्राइसेस विच वुड अफेक्ट बीज विलिंगनेस टू प्रोसीड विद द कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कभी कभार ऐसा होता है ना कि ए, अक्सर गांव में ऐसा होता है कि आप किसी के साथ करार करके जाते हैं कि देखिए मुझे 15 तारीख को गेहूं दीजिएगा और 10 कुंटल, और जो रेट होगा वो रेट तय कर लेते हैं 1500 रुपये प्रति कुंटल। आने वाले 15 तारीख से पहले उसको 13 तारीख को पता चल जाता है बी को, ए ने एग्रीमेंट किया ना, बी को पता चल जाता है जो गेहूं जिसके पास है उसको पता चलता है कि गेहूं का रेट 2000 हो गया है, और सॉरी ए मेक्स एग्रीमेंट टू बी परचेज wheat from A, sorry B from B, and he makes agreement at rupees 1500 and he has given date 15th of the month. Before 15th it came into existence, it came into the knowledge of the A that the rate of wheat increases 20 rupees per kg, but A does not inform to the B and he purchase at the 1500 rupees. तो यहाँ पर क्या ये जो इन्फॉर्मेशन A की है, जो रेट बढ़ गया है मार्केट में, क्या ये बताने की जिम्मेदारी है B को? क्या देवेंदु, is there any duty to speak the truth? No, sir. No. जो बेच रहा है उसको खुद ही पता रखना चाहिए कि मार्केट क्या हो गई है। ए ने तो एग्रीमेंट कर लिया 15 रुपए में, अब बी बाद में कहे कि तुमको पता चल गया था, तुम रहते हो कानपुर में, तुमको पता था 20 रुपए में हो गया गेहूं और तब भी तुमने मेरा 15 में खरीदा, दिस इज अ फ्रॉड। नो नो, दिस इज नॉट फ्रॉड। क्या नहीं है ये कनिका? दिस इज नॉट Fraud, sir. बिकॉज इट कम्स बाय द प्राइवेट इंफॉर्मेशन। उसने अपने हिसाब से पता किया मार्केट क्या चल रही है, उसने कहा 15 रुपए 22 रुपए हो गई मार्केट अब तो, उसने कहा अच्छा, और उसने अपना खरीद लिया। तो ये क्या था कि ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन प्राइवेट इन्फॉर्मेशन अगर किसी ने कन्वे नहीं की, क्योंकि ये क्या है, दिस इज इन दैट कॉन्ट्रैक्ट ए डज नॉट हैव ड्यूटी टू स्पीक द ट्रुथ, या बी को भी स्पीक द ट्रुथ करने की जरूरत नहीं है। जैसे अगर वो सस्ता भी हो जाता, तो अगर बी को पता चल जाता सस्ता हो गया, तो क्या बी बताने जाता उसको? इज देयर एनी ड्यूटी टू स्पीक द ट्रुथ? बी कहता नहीं नहीं 1500 आप कह रहे हैं सर, अब तो 1100 में ही बिक रहा है। तो इन these circumstances, unless there is not duty to speak the truth, mere silence is not a fraud। क्या नहीं है? mere silence फ्रॉड नहीं है। और
ये इक्विवेलेंट टू स्पीच नहीं माना जाएगा। इज इट क्लियर? इसके ऊपर एक केस है, मैं बहुत ज़्यादा डिस्कशन इसके ऊपर नहीं करूँगा क्योंकि इलस्ट्रेशन आते हैं और आपके पास हो सकता है क्वेश्चन आ जाए कि क्या होना चाहिए, जिसमें कि आप केस श्री कृष्ण वर्सेस कुरुक्षेत्र एक केस है। आप लोग कंटेंट पे जा सकते हैं क्या? हाँ जी, Yes, sir. एक बार हाईलाइट कर लेंगे यहाँ पर और प्लीज़ केस का नाम नोट करेंगे। क्या नाम है केस का? मेयर साइलेंस इज नो फ्रॉड, श्री कृष्ण वर्सेस कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है। कनिका, केस का नाम प्लीज रिपीट करेंगे। सर श्री कृष्णा वर्सेस कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। श्री कृष्णा वर्सेस कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी एंड जस्ट रीड द फैक्ट ऑफ दिस केस एंड हेल्ड, प्लीज नोट डाउन दिस केस एंड आपका टॉपिक कंप्लीट है ये। ओके, फैक्ट रीड करेंगे प्लीज प्रियंका एक बार। Yes, sir. Fact: Sri Krishna, a candidate for the LLB Part 1 exam who was short of attendance, did not mention that fact himself in the. Sorry. प्लीज anyone else please? So fact, Sri Krishna, candidate for the LLB Part 1, who was short of attendance, did not mention the fact himself in the admission for the examination. Admission form of the examination. Admission form of the examination. Neither the head of the law department nor the university authorities made proper scrutiny to discover the truth. It was held that by Supreme Court that there was no fraud by the candidate and the university had no power to withdraw the candidature of the candidate on that account. हाँ जी, तो आपको क्या पता चला यहाँ पे? हाँ जी, बताइए क्या पता चला? कि एक व्यक्ति फॉर्म भरता है, एलएलबी पार्ट 1 का देता है, अटेंडेंस कम पड़ जाती है, एडमिशन फॉर्म भर देता है, सॉरी एग्जामिनेशन फॉर्म भर देता है, एग्ज़ाम देता नहीं बताता है कि मेरी 65% से कम अटेंडेंस है, दे करके पास हो जाता है। तो और यूनिवर्सिटी भी उसके बारे में जानकारी नहीं इकट्ठा करती है कि ये फॉर्म दे रहा है, इसकी अटेंडेंस कम है, और वो पास हो जाता है। तो वेदर ही हैज़ यूज प्रैक्टिस फ्रॉड? हाँ जी, इज एनी एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट? हाँ जी, whether he has induced to the university, कोई तरीके का इंड्यूस किया क्या? ये किसकी जिम्मेदारी है? किसकी जिम्मेदारी है कि मैं इट वॉज नॉट अ ड्यूटी टू स्पीक अ ट्रूथ। अंकित, यहाँ पर ड्यूटी है क्या कैंडिडेट को गा गा के बताया सबको कि मेरी अटेंडेंस कम है? ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? डिपार्टमेंट की है, वो जाने, वो इन्फॉर्मेशन रखें सारी। ठीक है, यहाँ पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ना कैंडिडेट की कि मैं बताऊं कि मेरी अटेंडेंस कितनी है, क्या है, ये तो तुम बताओगे ना। क्यों, मुझे क्या पता मेरी अटेंडेंस कितनी है? और अगर आपने नहीं जानकारी कर पाई और नहीं कर पाया तो ये दिस इज नॉट अ फैक्ट एंड फैक्ट हैज नॉट बीन प्रैक्टिस इन दिस केस। सो दिस इज श्री कृष्ण वर्सेस कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। मेयर साइलेंस इज नो फ्रॉड। अगर मैंने नहीं बताया इसका मतलब फ्रॉड नहीं है। ये कब होगा फ्रॉड? द व्हेन देयर इज अ ड्यूटी टू स्पीक, पर्सन हैज अ ड्यूटी टू स्पीक, और साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच। जब कहा जाए कि आप नहीं बोलेंगे तो मान लूंगा कि ये आप ये घोड़ा अनसाउंड माइंड है, तो अगर वो नहीं बोलता है तो क्या होगा? क्या होगा? अनसाउंड माइंड माना जाएगा, बिकॉज इन दैट सर्कमस्टेंसेस साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच। इज इट क्लियर? यस सर। हाँ जी, तो ये आपने देखा, आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। और इसके साथ ही नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस द नेक्स्ट। क्या है नेक्स्ट में, प्लीज़ बताएंगे आप हमें? मिस रिप्रेजेंटेशन सेक्शन 18। मिस रिप्रेजेंटेशन, हाँ, मिस रिप्रेजेंटेशन डिस्कस करेंगे। और कोई डाउट अगर है तो आप लोग पूछ सकते हैं। इज देयर एनी डाउट टू एनीवन प्लीज? सर बस एक छोटा सा डाउट है सर, जैसे कि फॉर्म्स वगैरह होते हैं तो उसमें स्पेसिफिकली पूछा होता है ना कि टेल योर एज एंड ऑल, तो उसमें पर्सन की ड्यूटी होती है ना करेक्टनेस दिखाने का? थोड़ा सा डिपेंड करता है कि ड्यूटी तो होती है, लेकिन उसके नीचे लिखा भी रहता है, डिक्लेरेशन रहता है। ठीक है, अगर आप कुछ गलत भरते हैं तो उसके लिए आपकी कैंडिडेचर
कैंसिल कर दी जाएगी। प्रवीण, यस सर। तो वो ड्यूटी होती है क्योंकि डिक्लेरेशन देना पड़ता है आपको, ठीक है? यस सर। हाँ जी। सो इट्स ऑल अबाउट द फ्रॉड। और आज ज्यूरिस्प्रूडेंस की क्लास आपकी नहीं होगी। एक्चुअली मैंने सेकेंड डोज वैक्सीनेशन लिया है तो कुछ थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि अभी उसका असर है, ठीक है? सो लेट्स मीट एट 6 AM। सुबह की क्लास में प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, उठ जाया करिए। एविडेंस की क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत अच्छे से समझ आपको आ जाएंगी चीज़ें, ठीक है? कोशिश करिए आप लोग, ये समय है इसका इस्तेमाल कर लीजिए। अदरवाइज़ फिर कोई कहने वाला तो आपको मिलेगा नहीं, पैसे लेने वाले 1000 मिल जाएंगे, ठीक है? और आपको जज बना के उनको मिलना क्या है? कुछ नहीं मिलना है। बहुत लोग हैं मार्केट में, उनके पास ऐसे आते रहते हैं लोग 15,000 20,000 देने वाले, पता है? जो 15,000 20,000 की कोचिंग लेके और चले जाते हैं और छोड़ के पैसा, क्यों? जानते हैं तुम पढ़ना ही नहीं चाहते हो और हम कौन सा पढ़ाना चाहते हैं। हमें पैसा चाहिए, गट्ठर बांध के तुमको दे देंगे और गट्ठर तुम्हारा वो ज़मीन में पड़ा रह जाएगा, उसको तुम अपने दिमाग में तो रख नहीं पाओगे। क्यों प्रियंका? यस सर। वो गट्ठर ज़मीन में ही पड़ा रह जाता है, उसको खोल भी नहीं पाता कोई। ये जो गट्ठर खुलता है ना 1 घंटे के लिए, ये आपके दिमाग में जाता है, भले 2 लाइन 10 लाइन 15 लाइन 20 लाइन, लेकिन आपके दिमाग में कुछ जाता है, ठीक है? तो प्लीज़, कुछ नहीं सीखते हो तो कम से कम एक चीज़ तो सीखते हो कि कैसे 1 घंटा 15 मिनट चुप बैठा जाता है। क्या सीखते हो यहाँ? How to read the Bear Act or बेयर एक्ट पढ़ना छोड़ो, सिर्फ ये सीखते हो कि कैसे 1 घंटा 15 मिनट हम पेशेंटली बैठ लेते हैं, ठीक है? डिसिप्लिन सर। इतना ही कम से कम तुम्हारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है भाई, पता है? पढ़ तो तुम बाद में भी लोगे, ये लेक्चर बाद में भी ये रिकॉर्डेड है, सुन लोगे तुम, कोई बात नहीं, लेकिन ये जो अभी आपका जो टाइम है ना, ये आपको बहुत कुछ सिखाता है, आपके अंदर बहुत पेशेंस आता है, ठीक है? तो इसलिए प्लीज़ कोशिश करिए कि टाइमली अटेंड करिए, ठीक है? एंड थैंक यू सो मच। कल शायद मैं लखनऊ जाऊंगा, तो कल के दिन में क्लास पूरी रहेंगी, तो आप लोग अटेंड करिए कल, ठीक है? शाम को मुझे जाना है 10 बजे के बाद, तो फिर कल दिन में तो सारी क्लासेस रहेंगी, ठीक है? Okay, sir. Thank you so much. वेलकम। Thank you, sir. थैंक यू सर। वेलकम।